हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी बच्चों, आज जो आप पीछे देख रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और वो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मतलब ये आपको एक तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले बच्चों, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो आज क्वेश्चंस बात करने वाले बच्चों, ये लगभग में जो क्वेश्चंस है वो नहीं कुछ तो कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया, ठीक है ना। मतलब हर एक साल अगर बात करें, गैपिंग भी अगर आ गया है, तो एक क्वेश्चन अगर 2000 अगर हम बात करें 16 से उठा के देखें या 14 से उठा के देखें, तो ये क्वेश्चन लगभग में रिपीट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, इस सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सुनना होगा, समझना होगा, और अगर कहीं परेशानी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना ज्यादा कोई टाइम लेते हुए। इससे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चा, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, ठीक है। यहाँ पे किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। तो क्लब जो कार्ड होते हैं, जैसे आपको पता होगा, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है, ठीक है ना। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 13 13 13, मतलब चारों में कितने होते हैं? 13 13, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे उसमें से आपको किंग क्वीन जैक को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया। किस में से? क्लब में से। तो अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, जो भी रिमेनिंग कार्ड्स बचा हुआ है उस रिमेनिंग कार्ड में से आपको निकालना है यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चा आप लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, 52 कार्ड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है रिमूव्ड किया गया, तो रिमूव्ड कौन कौन सा किया गया है? रिमूव्ड कौन कौन सा किया गया? रिमूव कार्ड्स अगर देखिएगा ध्यान से, तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड का नाम दिया गया किंग, तो आप यहाँ पे लिखो किंग। फिर यहाँ पे क्या रिमूव किया गया? क्वीन के बारे में, तो यहाँ पे लिखो क्वीन। फिर बोला गया जैक, तो लिखो यहाँ पे जैक। अब ये 3 कार्ड रिमूव कर दिया गया, लेकिन किस से? तो क्लब्स, ठीक है। अब क्लब से अगर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम द पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से। अब बच्चा यहाँ पे लेफ्ट अगर बात करें, मतलब कितने कार्ड्स बढ़ जाएंगे? लेफ्ट जो कार्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल 52 में से अगर आप 3 1 2 3 हुआ, आप 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। मतलब ये बच्चा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 49, ठीक है। अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है? नंबर ऑफ स्पेड्स। तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे रिमूव किसको किया गया? रिमूव जो किया गया वो आपका क्लब है ना, और यहाँ पे क्या दिया गया? स्पेड। ये दोनों अलग है। तो क्या है ना बच्चा, स्पेड में टोटल होते हैं 13 कार्ड्स, है ना। तो 13 तो रहबे करेगा, इसको बोलेंगे फेवरेबल। इसमें अगर देखा जाए, इसको आप क्या कहिएगा? फेवरेबल। 13 इसमें क्या होता है? फेवरेबल। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 49, क्योंकि वो बोला गया है जो किंग क्वीन एंड जैक, वो पूरा पैकेट जो होता है 52 कार्ड्स में से, उसमें से किंग क्वीन और जैक को तीनों निकाल दिया। आप 52 में से 3 को चला गया तो कितना बचा? 49 ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग टोटल आउटकम्स की बात करेंगे, वो 49। तो यहाँ पे स्पेड तो पूरा रहेगा, 13 बाई कितना हो जाएगा? 49। ये पहला हो गया। अब अगर सेकेंड्स की अगर बात करें, तो बोला गया ऑफ द ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग की अगर बात करें वो 3 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से ऑलरेडी यहाँ पे हट चुका है, तो ब्लैक किंग लिखा गया। ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग के लिए आपको 3 ही बचेगा, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी एक हटा चुका है। तो 3 अब बाय में कितना हो जाएगा? 49। अब तीसरा अगर बात करें बच्चा, लिखा हुआ क्लब। तो क्लब देखो टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 क्लब का कितना होता है? 13 होता है। मतलब 13 में से अगर यहाँ पे 3 को हट चुका है, 3 को कौन हट चुका है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किंग क्वीन और जैक। तो कितना बचा? 3 को हट चुका है, बचा कितना? 10। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब्स, तो क्लब्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? 10 बाय कितना हो जाएगा? 49। 10 कहां से आया? मैंने बता दिया, क्योंकि टोटल होता है 13, और 13 में से किंग क्वीन और जैक को क्या कर दिया? हटा दिया, इसी वजह से ऐसा हुआ। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें, लिखा हुआ है जैक। तो जैक की अगर बात करें तो कितने जैक हो सकते हैं? तो यहाँ बोला गया है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। तो जैक की अगर बात करें यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे बच्चा? तो वैसे तो 3 ही जैक होगा, सिर्फ जैक लिखा हुआ है ना, क्योंकि 3 क्यों होगा?
क्योंकि सब कार्ड में टोटल 4 आपके पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट में अगर बात करें सब में एक एक करके अगर जैक होता है तो एक तो ऑलरेडी हटा चुका है, तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, 3। इसी वजह से यहाँ पे अगर बात करें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर जैक की अगर निकालोगे तो जैक के लिए कितना निकल कर आ जाएगा? जैक तो हो जाएगा 3/49। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चंस आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी का था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से समझना, ध्यान देना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है बच्चा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया ट्राइंगल्स, ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहली बात तो हमको फिगर बनाने पड़ेंगे। तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी की बात लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी और सी ऐसे तो ले लिए बिना पढ़े, मतलब पूरा लिखा हुआ यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, तो मैंने यहाँ ट्राइंगल एबीसी ले लिया। अब बोला गया एल्टीट्यूड जो है ए डी एंड सी इंटरसेक्ट हो रहा है ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। ए डी मतलब ये अगर ए यहाँ पे बचा तो अगर ऐसे करके अगर लाते हो तो 90 डिग्री ये हो जाएगा ए डी, तो ऐसे हुआ ना, ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा परपेंडिकुलर बोलिए या एल्टीट्यूड बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोला कि यहाँ पे सीई, तो सी यहाँ पे, अब इसका मतलब ये ई ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूं मैं। चलो अब ये मान लीजिए 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री है तो आप इसको भी कह सकते हो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये सी और ये हो जाएगा आपका ई। और ये बोला गया इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे हो रहा है? पी पॉइंट्स पे। आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है पी पॉइंट्स पे हो रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिमिलर कीजिए ट्राइंगल एपीई, तो एपीई ये वाले, और फिर बोला कि सीपीडी, मतलब सीपीडी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं मैं कलर, और उसके बाद आपको समझाता हूं यहाँ पे क्या कह रहा है। मतलब ये ट्राइंगल को बोला गया, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है और उसके बाद यहां पे ये ट्राइंगल है, ऐसे करके दिख रहा है आपको। अब ये दो ट्राइंगल को अगर मान लीजिए आपको करना है सिमिलर, तो ये तो इंफॉर्मेशन मिल गया। प्रूफ यहाँ पे ये करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप चलो इसको प्रूफ करते हैं। सीधा हम लोग आएंगे बच्चा, अब यहां से आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सीधा लिखोगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा बोला गया? ए पी ई, एंड कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको? ट्राइंगल लेना है सी पी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल लेना है। अब इस ट्राइंगल को अगर बात करें हम लोग सिमिलर अगर करें, तो सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचना पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा जिसमें हमको क्या चाहिए। देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों होगा बराबर ही होगा। तो आप यहाँ पे लिखो, चाहो तो पूरा एंगल लिखो, नहीं तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो सबसे अच्छा है ए ई पी, यहाँ पे ए ई पी, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ए ई पी इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे पीडीसी या सीडीपी भी बोल सकते हो, पीडीसी इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिखो? गिवन है ना, गिवन तो आई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब एल्टीट्यूड दिया हुआ है। अब दूसरी बात बचा, जब यहाँ पे दो अगर लाइन इंटरसेक्शंस होता है ना, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल की अगर बात करें, ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है, वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल ईपीए या एपीई भी लिख सकते हो, एपीई, यहाँ पे एंगल ए पी ई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे एंगल डी पी सी, और ये किससे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट से। क्या है ना बच्चा, सिमिलर करने के लिए दो एंगल ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, हो गया कहानी पूरा। ट्राइंगल ए पी ई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसका? सी पी डी का। और ये कौन से क्राइटेरिया हो जाएगा? तो डबल ए से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल मिल गया, काफी है, ठीक है। अब चलो बच्चा, अब हम लोग सेकेंड प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो ट्राइंगल ए पी ई सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल सी पी डी के, हो चुका है ना। सो अब जैसे ही अगर हो चुका है तो आप आते हैं यहाँ पे, तो बोला कि यहाँ पे AP इंटू PD। तो देखो AP की बात करिए, जो AP है आपको ऐसे इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो AP जो होगा वो PC के बराबर हो जाएगा। मतलब AP बाय में लिखोगे यहाँ पे PC,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो होगा AP बाई PC हो गया। फिर यहाँ पे PE, ये जो PE दिख रहा है ना ये वाला PE, ये PE ऐसे हो जाएगा। PE जो होगा वो हो जाएगा किसका, PE, मतलब ये मैंने ऐसे लिया, PE ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा PE अपॉन हो जाएगा PD, क्योंकि देखिए 90 डिग्री, ये 90 के यहाँ पे एडजेसेंट दिख रहा है, 90 से ये एडजेसेंट दिख रहा है, ये भी 90 से ये एडजेसेंट दिख रहा है। इसी वजह से क्या होगा, P का जो प्रोपोर्शंस बनेगा वो PD बनेगा। और यहाँ पे देखो ऐसे करके 90 के सीधा यहाँ पर मतलब जा रहा है, मैंने इसको इस तरफ से लिया, अब फिर इसको मैंने इस तरफ से लिया, इसी वजह से यहाँ पे ये PE का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली अगर देखें तो PD हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप किससे दिखा दोगे, CPST से दिखा दो, ठीक है। अब CPST क्या होता है, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे AP किस तरीके से दिखा दिया। अब इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा, AP इंटू PD इक्वल्स PC को PE से करोगे तो क्या निकल कर जाएगा, PC इंटू हो जाएगा PE, ठीक है। तो यही रहा आपका आंसर, कौन सा का, सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड। अब आते हैं बच्चा हम लोग थर्ड पे, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। अब थर्ड के लिए मुझे तो चाहिए जगह, तो थोड़ा सा क्या करना होगा, ऊपर करना होगा, ठीक है। इतना ऊपर कर लेते हैं और समझते हैं यहाँ पे थर्ड वाला। थर्ड वाला के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड वाला के लिए क्या बोला गया, कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, ट्राइंगल ADB। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे इन ट्राइंगल, चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ बोला गया इन ट्राइंगल, तो आप इन यहाँ पे ट्राइंगल लो, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ADB। एंड दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे ले लो बच्चा, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल CEB ले लिया। अब ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकंड में समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड को प्रूफ करने के लिए आपको आना पड़ेगा फिगर में। तो फिगर देखने के लिए आपको ADB, तो देखो ADB दिख रहा है। अब यहाँ पे ADB ऐसे करके, ये जो दिख रहा है येलो कलर का मैंने बनाया, ये आपका ट्राइंगल ऐसे करके, और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। उसी तरीके से यहाँ पे CEB, तो CEB, तो यहाँ पे ये एंगल है और ऐसे करके है। तो ट्राइंगल आपको दिखा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अब यहाँ बच्चा आपको सीधी सीधी बात है, ये ऐसे करके जब ट्राइंगल की बात कर रहे थे, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और जब ऐसे करके बात करते ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो पहले तो आप 90 डिग्री वाला लिख लो, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे BEC, तो एंगल BEC इक्वल्स टू बनेगा आपका ट्राइंगल BEC, ये वाला हुआ। अब उसके बाद अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल बात करते हैं ADB, तो यहाँ पे एंगल ADB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये परपेंडिकुलर की वजह से है, तो सीधा आप लिख देते हैं गिवन। क्वेश्चन में लिखा होता है परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड लिखा होगा उसके हिसाब से। अब यहाँ बच्चा आप ध्यान से यहाँ देखो, जब ऐसे करके ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हो तो एंगल B आ रहा है ना। अब ऐसे करके अगर बात कर रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है, B आ रहा है। मतलब B दोनों एंगल में क्या है, मतलब दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल B जो होगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा ट्रायंगल सही है ना, ट्रायंगल, हाँ चलो एंगल ठीक था। अब यहाँ पे एंगल B बराबर में एंगल B हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये हो जाएगा बच्चा आपका कॉमन। तो हो तो गया। अब जो ट्रायंगल है आपका, जो ट्रायंगल कौन सा दिया गया, ट्रायंगल ADB, वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल CEB का। और ये किससे हो जाएगा, डबल A से ही होगा। किससे हो जाएगा, डबल A, एंगल से हो जाएगा। कोई आपत्ति है? अब इसमें अगर और कुछ अगर मान लीजिए अगर जोड़ के अगर दिया गया है तो आप उसमें से और भी चीजें निकाल सकते हैं। और मतलब क्या हो सकता है, आपको साइड प्रोपोर्शनली पूछ दिया जाए, फिर अलग अलग ट्रायंगल पूछ दिया जाए, तो आपको इस तरीके से कम यहाँ पे एंगल से दिखाने के लिए दो होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर दो चीजें अगर आप दिखा दिए तो आपका सब कुछ सही, परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये है, ठीक है ना। आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा। लिखा है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं। और बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस विद द y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर y एक्सिस से मुझे काउंट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं।
और सॉल्व भी करना है यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर ग्राफिकली मेथड से अगर सॉल्व करते बच्चा तो यहाँ पे मुझे 2 लाइन तो मिलने वाला है, ठीक है ना। अब 2 लाइन अगर मिलेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन तो मिलने वाला है। अब उस दोनों लाइन पे देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग टेबल एक जनरेट करते हैं, मतलब एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, कम से कम 3 गो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू निकालना है, ऑर्डर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका टेबल फॉर्म कर लेते हैं। अब टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहली बात, इसको आप तो सॉल्व कर रही है, ये तो बात समझ में आ गया। जैसे इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3y = 6, तो आप मान लो इसके लिए आप एक टेबल यहाँ पे जनरेट कर लो, कम से कम 3 वैल्यू आप निकालो। वैसे 2 वैल्यू से भी काम चल जाएगा, तो ये x और ये y के लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये टेबल नंबर 1 और एक टेबल नंबर 2, क्योंकि 2 टेबल आपको चाहिए तभी तो 2 इक्वेशन निकल जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y = 12। इसके लिए भी आप यहाँ पे लिखो x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कम से कम 3 आपको ऑर्डर पेयर वैल्यू लेने चाहिए, ठीक है। आसान होगा। अब यहाँ पे मैंने तेरे ले लिया। अब हम क्या करते बच्चा, अलग मतलब रफ में यहाँ पे कैलकुलेट करके इस टेबल को भर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी बात जब आप एग्जामिनेशन बनाओगे तो आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 जो मैंने लिया है यहाँ पे बॉक्स, उस बॉक्स में वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 1 की बात कर लेते हैं, रफली मैं बना के यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं x के वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे लेट करके ही सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए x वैल्यू आप 0 लेते हो तो इस इक्वेशन पुट करो, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 3y = 6, ये तो 0 ही है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से तो बचेगा 3y। अब 3y यहाँ पे 6, इसको हटा दो तो y की वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। तो यहाँ पे आप 0 रखो तो कितना हो जाएगा 2 होगा। चलो अब ये तो हो गया, एक मैंने लिख दिया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए लेते हैं y का वैल्यू इस बार लेके देखते हैं 1, ठीक है। तो मान लीजिए आप y की वैल्यू अगर लिए हैं 1, तो आप इस पे रखो x + 3y = 6। x का वैसे रहने देते हैं। अगर हम x का वैल्यू लेंगे पुट करेंगे तो y का निकल के आता है, और y का अगर पुट करेंगे तो x का निकल के आएगा। दोनों में से किसी पे भी आप वैल्यू पुट करके रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिया तो देख लेते हैं क्या होता है, x और यहाँ पर हो जाएगा 3 = 6, तो x = 6, ये प्लस में उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अगर y 1 है तो x कितना हो जाएगा बच्चा 3। चलो ये अगर वैल्यू अगर मेरा सही होगा तो सारे इंफॉर्मेशन जो बनाने वाला है वो भी सही होगा। ध्यान ये रखना है जो मेरा नंबर कोई भी है ना, खासकर फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू, चलिए x का वैल्यू इस बार लेके चलते हैं -3, ठीक है। अब मान के चलिए अगर x का वैल्यू अगर मैं ले लिया -3, तो अगर x के जगह पे रखते हैं -3 प्लस यहाँ पे 3y = कितना हो जाएगा 6, तो 3y = 6 है और ये -3 है, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +3, तो 3y और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितना निकल कर जाएगा बच्चा 3 3 9, मतलब 3, मतलब x आपने लिया यहाँ पे -3, तो y का भी वैल्यू निकल कर आ गया आपका +3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने तरीके से यहाँ पे वैल्यू लिया, आप लोग अपने तरीका से लोगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। आप चाहो तो इसके जगह पे दूसरा वैल्यू ले सकते हो इसको सेटिस्फाइड करते हुए, ठीक है बच्चा। अब मैं आता हूं टेबल नंबर 2 के लिए सॉल्व करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर रफ बना रहा हूँ। जैसे कि इक्वेशन लिखा हुआ है 2x - 3y = 12 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू लें ताकि वो उस तरीके से आ जाए। चलो इस बार x का वैल्यू हमेशा 0 ही लेके शुरू करते हैं। अगर x वैल्यू अगर 0 लिए तो यहाँ पे 2 × हो जाएगा 0 -3y, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो -3y। अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा = 12, मतलब इसको आप कट करते हो तो y की वैल्यू हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप दूसरा वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर दूसरा वैल्यू अगर देखें यहाँ पे आप क्या ले सकते हो ताकि उसमें वैल्यू, चलो यहाँ पे अगर आप लेते हो 4 लेंगे तो वैसे बहुत ज्यादा डाटा लंबा आ जाएगा, 2 लेके देखते हैं, ठीक है।
2 लेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब 4 अगर मान लीजिए उधर लेके चले जाते हैं, माइनस कर देते हैं 8, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा लेने हैं, 2 लेते हैं यहाँ पे, 3 2 जा 6, चलो 2 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे 2x ऐसे रहने देते हैं, -3 इंटू 2 लेके देखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिया है 2, तो पहले देख लेते हैं। तो 2x माइनस यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 12, तो 2x इक्वल्स टू 12, अब -6 से उधर चला गया तो क्या हो जाएगा +6, तो 2x इक्वल्स टू 12 + 6 हो जाएगा 18, कट लगा देते हैं तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 9, मतलब ये सही परफेक्शन है। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और x का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। चलो एक हो गया, एक और निकाल, मतलब 2 वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब ऐसा वैल्यू और लेने हैं, तो अब कितना लिया जाए, -3 अगर ले लेते हैं तो माइनस को यहाँ पर -3 यहाँ लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -6, अब -6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6, तो होगा 18। तो फिर से चलो निगेटिव में जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू -3, तो -3y इक्वल्स टू 12, तो -3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा -6 - 3y इक्वल्स टू 12। अब -3y, अब यहाँ पे -6 है, उस तरफ अगर आता है तो प्लस हो जाएगा 6, तो -3y इक्वल्स टू हो जाएगा 18, कट लगा देते हैं 6 3 18। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा -6, y का वैल्यू हो जाएगा -6, तो y का वैल्यू हो जाएगा -6, और आपने x कितना लिया था -3 लिया था। तो बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया, अब वैल्यू जो लिया है यहाँ पे रफ कर करके मैंने वहां पे वैल्यू पुट कर दिया और इरेज कर दिया। आप लोग क्या करना, मेरा देख लेना किस तरीके से लिए। अब यहाँ पे मैं करता हूं सबसे बड़ी काम, और वो काम ये है कि मैं इसको दिखाने वाला हूं एक कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, मतलब ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर तो इसी पे बनाना पड़ेगा रफली। तो चलो बच्चों, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये होता है वर्टिकल लाइन होता है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, पहली बात आप ध्यान से देखो, x का जो वैल्यू गया है वो सबसे ज्यादा कहाँ गया है, पॉजिटिव में 9 तक गया है। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव होता है पता ही होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यूनिट ऑफ लेंथ होता है जो कि एग्जैक्ट होने चाहिए। देखो बच्चा, हम यहाँ पे पेपर पे नहीं बना रहे हैं, तो अगर इधर उधर हो जा रहा है तो बस आप ध्यान रखना कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, ये लाइन होता है इस तरीके से, ये ऑरिजिन होता है और पता ही है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स प्राइम या एक्स डैश बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई नेगेटिव होता है, ये डैश मतलब नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव लाइन होता है, मालूम है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर y का देखें तो y पॉजिटिव जो है कहाँ तक गया है, तो y पॉजिटिव गया है 3 तक गया है। तो आप यहाँ पे लिखो 1 2 और ये 3, और उसके बाद y अगर नेगेटिव के देखें तो -6 तक गया है, ये नेगेटिव वाला है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलो ये भी ठीक है। y तो ठीक है, y तो नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया। अब देखते हैं x का नेगेटिव कहाँ तक है। x का जो नेगेटिव है -3 तक गया है, तो यहाँ पे -1 -2 और ये रहा -3, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। x 0 है तो x 0 हुआ, y कितना बोला गया 2, तो y बोला गया 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया x 3 है तो x 3 हुआ, और y बोला गया पॉजिटिव में 1 है, मतलब ये यहाँ पे। ठीक है, अप्रोक्स नियर अबाउट में आपको लेके चलना है। फिर बोला गया यहाँ पे x -3 है, तो ये x हुआ -3, और y बोला गया है आपका पॉजिटिव में 3, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव तो यही ना होगा, तो यहाँ पे। चलो इस तरीके से। अब जैसी बच्चा अगर ये हुआ, तो अब इसमें अगर मान लीजिए, अब इसको अगर आप लेके चलते हो तो कैसे चलोगे, इसको आप सीधा लेके ऐसे करके चल सकते हो, चल सकते हो ना। चलो इसको सीधे लेके चलते हैं, सीधा लेके चल गए। ठीक है, अलाइन करवा दिए। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है वो किसके लिए, x + 3y का है, मतलब ये जो हमने लिखा यहाँ पे वो किसके लिए बच्चा, तो हो जाएगा आपका x + 3y के लिए। अब देखो, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, x कितना बोला गया 0, तो x 0, और y कितना बोला गया -4, तो मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बोला गया x 9 है, तो x ये 9 हुआ,
और y कितना बोला गया, पॉजिटिव में 2 है, तो y पॉजिटिव में 2 है, मतलब ये 9 यहाँ पे और ये y पॉजिटिव में, तो लगभग में चलो भाई यहाँ पे मान के चलते हैं ये लाइन दिया गया है। अरे भाई लिखा जाओ, हाँ ठीक है, इतना बड़ा देंगे फिर ज्यादा हो जाएगा। चलो इस तरीके से अब बोला गया x कितना है, -3, तो x -3, तो x का ये तो लाइन है तो -3, और बोला गया है y कितना है, -6 है, तो मतलब ये -6 है, x -3, तो ऐसे और ऐसे लगभग में मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे अलाइन कराने हैं, तो चलो इसको सीधा सीधा अप्रॉक्स नियर लेके चलना होता है, तो चलो लगभग में ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाते थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बोला कि यहाँ पे 3 है मतलब 6 है, तो लगभग में थोड़ा सा मान कर चलिए, अगर मैं देखो इसका गैपिंग इसके गैपिंग में थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए ऐसे करके अगर ले आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए, 3 के सामने और 6 के सामने आप देख लेना बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना इसको फ्री हैंड से बना रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर से नहीं बना रहे, अगर ग्राफ पेपर से बनाते तो एग्जैक्ट हम इसको लोकेट कर देते हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर अगर इस तरीके से लेके आते हैं, देखो ये वाला वैल्यू जो है ना ऐसे करके भाग जा रहा है, जो कि इस पे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 इस पे आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं, ये बोला गया था y का 2, तो y का 2 तो इसके थोड़ा सा लेंथ में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझ जाना, तो थोड़ा सा ऐसे करके रखेंगे तो यहाँ पर जाकर एग्जैक्ट करेगा, और ये यहाँ पे जाके कर रहा है, ओहो ये थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी को हम ऐसे करके लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब मान लो ये यहाँ पे और दिख भी रहा है, हाँ ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब ये मुझे सामने देखो y मतलब x बोला गया कितना -3, तो यहाँ पे मैंने -3 लिखा, फिर बोला गया 6, ये समझ में आ गया, इतना सही होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शंस हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शंस कहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ ना। अब ये जैसी दोनों लाइन अगर इंटरसेक्शंस हुआ तो आप क्या कह सकते भाई, अब इसको अगर थोड़ा सा अगर देखिए तो x मान लो 1 होगा, और सॉरी x1 क्या बोलते हैं, ये अगर इधर देखिएगा तो क्या लिख दे रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर पूछ दिया जाएगा तो x इंटरसेक्शन इसमें कहाँ पे हो रहा है, तो x हो रहा है 6 पे, लगभग में अप्रोक्स मान के चलो ये 6 पे हो रहा है, और y अगर देखिएगा तो y कितना नजर आ रहा है आपको, 1, ऐसे करके, ठीक है। अब चूंकि इस तरीके से, अच्छा मान लीजिए हो सकता है इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, तो ये किसके सामने हो रहा है, x का ना, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और ऐसे करके मान लीजिए अगर इधर हुआ होगा तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, लेकिन मान लीजिए 1 यहाँ पे, इसीलिए कितना ये अप्रॉक्स वैल्यू, आप ग्राफ कॉपी बनाओगे तो बनेगा। फिलहाल के लिए आपका आंसर बच्चा यही होगा, ठीक है ना ये। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, और भी बोला गया है y एक्सिस के हिसाब से, मतलब आपको ये y एक्सिस नजर आ रहा है ऐसे करके, तो यहां से ऐसे करके, ठीक है ना, और ऐसे करके ट्रायंगल नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जैसे अगर आ रहा है तो अब इसका मुझे निकालना है एरिया। तो देखो हम मैंने 6 पे लेके अप्रोक्स मान लिया है, तो इसके हाइट कितना होंगे 90 डिग्री तो यहाँ बना रहा होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा 6, और बेस ये बोला कि इस पे हिसाब से बनाना है बेस, तो 1 यूनिट और 2 इधर हुआ, 3 4 5 और 6, मतलब इसका बेस भी अगर बात करें कितना हुआ 6 हुआ। बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ बना दे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये है A, ये है आपका B, और ये है आपका C, ABC नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल ABC मान लिए, तो बाकी बात ये 90 डिग्री हिसाब से हो जाएगा 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, तो यहाँ पे 1/2, अब बेस जो होगा वो 6 हो जाएगा, हाइट जो होगा वो भी 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लिया जाए तो कितना बनेगा 12 यूनिट्स जो है ना बनेगा, इसका 12 यूनिट्स का इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा के बताना पड़ेगा भाई। यहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, अ पैसेंजर व्हाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर एंड गॉट हर्ट, ठीक है, फिसला और यहाँ पे वो हर्ट हो गया, इंजर्ड हो गया तरीके से बोल सकते हैं।
जैसी बोर्डिंग हुआ तब, मतलब बोर्डिंग मतलब पैसेंजर का बोर्डिंग जो होता है ना, द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी, आप पायलट को लगा ये इमरजेंसी है, क्लिनिक एट द एयरपोर्ट ट्रीटमेंट के लिए, ड्यू टू दिस प्लेन गो टू डिले बाय हाफ एंड आवर्स, मतलब आधा घंटा यहाँ पे डिले बताया, टू रिच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है 1500, ठीक है, इन द टाइम, so that passenger could catch the connecting flight and the speed of the plane was increased, पहले जो भी स्पीड था उसके स्पीड में बोला गया 250 किलोमीटर का और भी तेजी से यूजुअल जो स्पीड होता है उससे तेज कर दिया, ठीक है। तो बताना ये है जब अब जो यूजुअल स्पीड था वो क्या था, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर तेज करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे इतना सा लिखा है यहाँ पे, लेट द यूजुअल टाइम स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर, मान के चलिए। अब डिस्टेंस जो दिया गया बच्चा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया आपका 1500 किलोमीटर दिया हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे 1500 किलोमीटर, ये ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज किया स्पीड को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लिख दें इफ increased speed by 250 किलोमीटर पर आवर, पहले जो स्पीड है उसमें अगर मान लीजिए 250 किलोमीटर अगर इंक्रीज करा तो पहले क्या था x, अब कितना हो जाएगा 250, मतलब 250 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से बोला गया टाइम कितना लग रहा है, तो 1.5, मतलब यहाँ पे 30 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो टाइम अगर मान लीजिए डेस्टिनेशन से पहुंच रहा है जो पहले जितना भी था फिर दूसरा टाइम हुआ, ठीक है, उसके स्पीड में, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे 30 मिनट्स का ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम जो हो जाएगा बच्चा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, तो टाइम का फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, डिस्टेंस आप बाय में लगा सकते हो यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइम होगा, एक टाइम होगा जब वो डिस्टेंस कितना था 1500 पे, तो आप यहाँ पे t1 लिखो, तो 1500 पहले डिस्टेंस में स्पीड पहले क्या था यूजुअल, मतलब x था, ठीक है ना। अब वही मान लीजिए टाइम 2 कब होगा, दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, अगर t निकालते हैं तो 1500 में अब जो स्पीड है वो कितना बोला गया 250 बढ़ा दिया गया, तो x प्लस कितना हो जाएगा 250। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बात करें बच्चा, तो t1 माइनस यहाँ पे t2, और जो कि कितना बोला गया 1.5 आवर लग जाता है, तो 30 बाई यहाँ पे क्या कर सकते हो 60, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 का मतलब क्या होता है आधा घंटा की, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 30/60। तो देखो बच्चा t1, तो t1 यहाँ पे कितना है, कहा गया t1 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500, यहाँ पे हो जाएगा 1500, अब में कितना हो जाएगा x, अब डेस्टिनेशन से पहुंचना है टाइम 2 के हिसाब से बढ़ा देने हैं, डिफरेंशिएट होगा तब तो पता चलेगा कितना का स्पीड बढ़ा है, 250 2500 लिख दिए, तो 250 इक्वल्स टू, इसको आप सिंपलेस्ट अगर कर लेते हो 30 बाय अगर मान लीजिए 60 दिया गया, इसको सिंपलेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये आगे का कहानी है बच्चा, आगे कहानी यही है, इसका अगर फ्रैक्शंस अगर आप सॉल्व करते हो तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 250, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 1500, फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 250 माइनस, ये तो क्लोज करना पड़ेगा, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1500 और x से मल्टीप्लाई, अब बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जो लंबा प्रोसेस दिया गया मैं ज्यादा करूंगा नहीं, आप लोग खुद से उसको आगे बना लेना, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बताने का कोशिश किया। चलो पहले फिलहाल हम इक्वेशन आपको निकाल के देते हैं, 1500 1500x कितना हो जाएगा, तो 1500x माइन प्लस है ना, यहाँ पे प्लस, हाँ। अब 1500 को 1500 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 250 से, तो बाप रे बाप, यहाँ पे 3,75,000 लगभग में हो रहा है, अब माइनस हो जाएगा 1500x और बाई में हो जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, x को x से करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 250 को x से करेंगे तो हो जाएगा 250x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो माइनस 1500x प्लस 1500x ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कैलकुलेशंस है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे बात करूं तो देखिए 37,000 3,75,000
3,75,000 को अगर 2 से गुना कर लेते हैं क्योंकि क्रॉस गुना तो होगा, चलो एक बार और लिखिए लेते हैं यहाँ पे, तो 3,75,000 अब बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल्स टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2, तो लगभग में हो जाएगा 7,50,000, इतना ही लिख रहे हैं। इसका अगर मैं इक्वेशंस फॉर्म करके दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7,50,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये बात समझ में आ गया। अगर इसका मैं फैक्टर निकालूं तो फैक्टर क्या निकलेगा बच्चा, मतलब ये इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब इसका फैक्टर अगर निकाल के दूं तो फैक्टर क्या निकल के आएगा, तो मुझे लग रहा है अगर मैं 1,000, जैसे देखिए अगर इसको ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर अब प्लस अगर मान लीजिए 1,000 लिखे 1,000 एक्स, अब माइनस कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 750 एक्स, तो अगर 1,000 को अगर 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 750 से तो लगभग में तो आ जाना चाहिए 7,50,000 और 1,000 में से 250 गया तो 750 अगर गया तो इतना बचेगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेना यहाँ पे इतना ही आना चाहिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1,000 माइनस 750, फिर यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 1,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर निकाल लिया। इतना बात समझ में आ गया? जब इतना बात समझ में आ गया बच्चा तो आपको आप खुद से भी कर लेना चाहिए, खुद क्या इतना कहते कहते तो मैं यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्या हो जाएगा, एक बनेगा x माइनस 750 इक्वल्स टू 0 बनेगा, तो यहाँ पे x माइनस 750 इक्वल्स टू 0 और दूसरा बनेगा यहाँ पे x प्लस 1,000 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्पीड नेगेटिव में नहीं होता, इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर, यही होगा आपका यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेना, बाकी बात यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, आपको जो मेन ध्यान देना है जो हमने सपोज किसको क्या किया और कह क्या रहा है, तो डिस्टेंस टाइम के हिसाब से आपको इसको मैंने बना दिया। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया यहाँ पे? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप आगे खुद से भी फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके अब इस हेमिस्फीयर पे बोला गया है एक कोन को सरमाउंटेड किया, मतलब कोन को रखा गया ऐसे करके। ठीक है, कोन रख ली मैंने और बोला गया यहाँ पे हेमिस्फीयर रेडियस ईच ऑफ देम बीइंग 3.5, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो रेडियस है कितना है 3.5, ऐसे करके भी क्या होता है 3.5 ही होता है हेमिस्फीयर का, होगा ना। अब यहाँ पर अगर ऐसे कर लेते हैं पूरा तो ये क्या माना जाएगा हाइट, इसको क्या बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। अब आगे बोला गया यहाँ पे एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, ये जो टोटल हाइट है इसका अगर बात करें बच्चे यहां से लेकर यहां तक का वो कितना है 9.5 सेंटीमीटर का यहां से। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब आगे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चा पहली बात ये बताओ, ये अगर टोटल 9.5 दिया गया तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो आप हाइट चलो यहाँ पे आप ऐसे करके लिखो, पहले इंफॉर्मेशन लिखो, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ये तो ठीक है आपने यहाँ पे देख लिया। अगर कौन का अगर हाइट की बात करें, ठीक है ना, कौन यहाँ पे लिख दिए आप, उसके बाद हाइट, इसके हाइट कितना निकल के आएगा, तो सिंपल सी बात है इसका हाइट जो निकल के आएगा बच्चा वो टोटल 9.5 में से माइनस हो जाएगा 3.5, तो कौन का जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन का हुआ हाइट। रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस तो वही होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, कौन का रेडियस कितना हो जाएगा, तो कौन का रेडियस और बोला गया हेमिस्फीयर का रेडियस वो दोनों बराबर ही है, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ये हुआ हाइट किसका, कोन का, फिर ये रेडियस किसका हुआ, कोन का। क्योंकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h होता है, तो h और r की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए पहले ये इन्फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद बच्चा अब यहां से अगर इधर की बात करें, चलो कोन की हो गया, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर का, यहीं पे लिख देते हैं। अब हेमिस्फीयर में जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एचएम, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में सिर्फ 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ, तो आर, तो आर तो मतलब क्या, इसका रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस तो साफ साफ लिखा हुआ है 3 पॉइंट क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो 3.5। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया, ये डायग्राम बना दे, ये बनाया, फिर ये इन्फॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकाला, ठीक है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अगर सॉलिड निकालते बच्चा तो यहाँ पे पहले किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, अब प्लस में वॉल्यूम ऑफ एचएम, एचएम का मतलब क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है, एचएम का मतलब क्या होगा, हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा वॉल्यूम ऑफ कौन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आपको रखने हैं यहाँ पे वैल्यू, पाई की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया, 22/7, तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई के वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे कौन का हाइट कितना निकाले हैं, 6 सेंटीमीटर, तो 6, अब प्लस, अब यहाँ पे 2/3, तो 2/3 इंटू पाई के वैल्यू 22/7, और आर का क्यूब मतलब 3.5 का क्या करना होगा, 3.5 का अगर देखे बच्चा ध्यान से, तो 3.5 का करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3 से कैंसिल तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ो कितना होता है, 22 इंटू 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर, 3.5 इंटू 3.5, तो लगभग इंटू 6। देखिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना भी प्लस है, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। इंटू हो जाएगा आपका 6 क्या हाइट है, तो हो जाएगा 1617, अब बाई में 7 3 जा 21 प्लस, अब इसको कर लेते हैं, आप लोग खुद से कर लेना, 22 को 2 से करेंगे 44, और इसको 3.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, लगभग में हो जा रहा है 2 इंटू 44 हुआ, फिर इसको मैंने किया तो हो जा रहा है 1886.5, अब बाय में हो जाएगा 21, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, इसकी वजह से है, आप अपने तरीके से करना, बस आपको आपका काम है आंसर को यहाँ पे किस तरीके से आप ला रहे हो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो 1617 डिवाइडेड बाय 21, तो यहाँ पे हो जा रहा है 77। तो अब इसको अगर कैलकुलेट तो कर लिए, प्लस करके देखते हैं, 77 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 89.83, तो 166.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे यही बोला गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाना ही चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जब तक अगर आप नहीं बनाओगे बच्चा, तब तक जो है ना आपकी परेशानी दूर नहीं होने वाली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया लिख, वाह क्या बात है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आया और टाइम बचाने के लिए हमने इसको लिया लिख। अब क्यों लिख लिया थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, अ थीप रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ठीक है कांस्टेंट वैल्यू के साथ चल रहा है। अब थीप का जो स्पीड है, थीप रन्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट मतलब जितना भी टाइम होगा उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड जोड़ दो, ठीक है। पुलिस रन्स आफ्टर द थीप टू कैच हिम। अच्छा, चोर और पुलिस की यहाँ पे कहानी है। तो चोर भागा, इधर से पुलिस भागा। चोर का स्पीड, थीप का स्पीड बोला 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से है और
1 मिनट के बाद, ठीक है, लिखा यहाँ पे आफ्टर 1 मिनट पुलिस रन्स आफ्टर 1 मिनट। अब चोरी होगा तभी तो पुलिस दौड़ेगा, तो यहाँ पे पुलिस दौड़ा, ठीक है, द थीफ टू कैच हिम, चोर को पकड़ने के लिए। ही गोज विथ स्पीड, अब जो पुलिस का जो स्पीड यहाँ पे अगर बात करें 100 मीटर यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है इन द फर्स्ट, पहला। फिर बोला गया इंक्रीज कर रहा है अपने स्पीड को हर एक 10 मिनट, मतलब यहाँ पे ए जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ए। अब बाद में बोला कि 10-10 मिनट क्या कर रहा है वो एवरी सक्सीडिंग मिनट में बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिस कैच द थीफ, अब कितने मिनट के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। कहानी इतनी सी बात है। तो देखिए हमने क्या लिखा, द पुलिस मैन जो कैचेज को करेगा, पुलिस को जो पकड़ेगा, मान लेते हैं वो टी मिनट में करेगा। टाइम यहाँ पे मान लिए टी मिनट, आप चाहो तो एक्स मिनट भी मान सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय थीफ, अब थीफ का जो डिस्टेंस कवर वो बोला है हर एक 1 मिनट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना टाइम लिया उसमें से एक आफ्टर 1 मिनट, तो टी प्लस एक और मिनट और जोड़ देंगे, टी प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बचा यूनिफॉर्म स्पीड जो लिखा हुआ थीफ का जो स्पीड है वो कितना है 100 है। अगर आप टाइम को अगर आप स्पीड के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस के बराबर में आएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, पुलिस चोर को तभी पकड़ेगा जब दोनों एकदम से सीधा हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों एक समय पे मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दोनों का सम, दोनों का अगर कहें लेंथ, जब दोनों डिस्टेंस एक जैसा होगा तभी तो यूनिफॉर्म से पकड़ेगा, है कि नहीं। अब एक रहेगा बहुत दूर, एगो रहेगा बहुत पास, मतलब कहने मतलब एगो 100 किलोमीटर के रेंज पे है, एगो 500 किलोमीटर के रेंज पे है, तो कभी चोर पकड़ाएगा नहीं। दोनों क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं अब अलग ही सोच रहे होंगे, ठीक है ना, जो गोली से शूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना, वो कहानी नहीं। यहाँ पे कैच की बात बोला गया, पकड़ना है, ठीक है ना, शूट नहीं करना है। चलो बच्चा, अब यहाँ पे अब इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर बाय पुलिस इन टी मिनट्स। तो क्या करेंगे, जितना पुलिस का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा यहाँ पे इस एपी का डिस्टेंस के बराबर में लिखेंगे। अब थीप का अगर बात करें यहाँ पे किया गया था, चलो देखो यहाँ पे ऐसे करके लिखो, जो थीप के द्वारा जो होगा डिस्टेंस 100 इंटू क्या हो जाएगा, टी प्लस में 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सम निकालें, सम किसका, पुलिस के हिसाब से। तो एन तो पता नहीं कितने टाइम के हिसाब से होगा, तो टी बाई कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो अगर एपी के अगर फॉर्म के हिसाब से देखें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 100, और फिर बोला गया एवरी 10 मिनट्स, इसके मतलब 110 120 ऐसा इसका एपी बनेगा। तो थोड़ा सा इसको हम और अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसके कॉमन डिफरेंसेस ये सब, ठीक है। चलो यहाँ पे लेकर आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इसका अगर एपी फॉर्म के हिसाब से अगर देखिएगा बच्चा, तो पहला बोला गया 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, फिर 10 मिनट उसको बढ़ाया जाए तो 110, फिर 10 मिनट और बढ़ा देंगे तो 120, ऐसे करके जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100, और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बैकवर्ड टाइम तो मालूम नहीं कितना टाइम पकड़ेगा, तो यहाँ पे 2a एक जगह पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हुआ तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर लेकर आ जाते हैं, और इसको थोड़ा सा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लेकर आते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, अब इंटू हो गया, अब क्या होगा 2a प्लस में क्या होता है n-1, तो n की जगह फिलहाल क्या होगा t की बात, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा t, तो t -1 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है 10 का, तो यहाँ आप लिख दो 10, दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, बस इसी का काम है। 100 को t से मल्टीप्लाई करो तो 100t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल्स टू t बाई 2 ही रहने दो। अब यहाँ पे 2 को अगर मल्टीप्लाई करते 100 से तो हो जाएगा 200, प्लस 10 को t से करेंगे तो हो जाएगा 10t, अब माइनस हो जाएगा 10, ठीक है। चलो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 200t, ठीक है, 200t, अब प्लस में 200, अब यहां बचेगा t, अब यहां पे अगर देखा जाए तो t तो बचा, अब 200 में से 10 चला गया तो 190, तो यहाँ पे हो जाएगा 10t माइनस 190, ठीक है। आप चेक कर लेना क्या आता है, माइनस क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना सम का फॉर्मूला n/2 2a और n-1 और d, ब्रैकेट क्लोज करके d से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ तो ठीक है भाई, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को t से करेंगे तो हो जाएगा 10t स्क्वायर माइनस 190t। अब यहाँ पे हो जाएगा 200t, अब प्लस में हो जाएगा 200। अब यहाँ पे 10t का स्क्वायर माइनस 190t, अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 200t और ये माइनस 200, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 10t स्क्वायर, इसको अगर ऐड करते हैं तो माइनस हो जाएगा 390t, अब माइनस हो जाएगा 200। अगर मैं बच्चा यहाँ पे 10 का अगर कॉमन ले लूं तो 10 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा t स्क्वायर माइनस बचेगा 39, अब बचेगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0 है, तो 0 करने के बाद यहाँ पे t स्क्वायर माइनस, अब ये देखना पड़ेगा मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, तो 2 को 100 से 200 हुआ, 10 को 10 करेंगे 10t माइनस 10, ठीक है। 200 में से अगर मान लीजिए माइनस 10 कर दे 190, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, डिफरेंसेस 10 का ही है, 100 ही होगा क्योंकि कैलकुलेशन सही होना चाहिए ना। 10t होगा 200, अच्छा देखा गड़बड़ हो गया यहीं पे, इसी वजह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मैंने देख लिया जी, फैक्टराइजेशन सही से नहीं हो रहा है। देखो 200 में से 10 गया तो प्लस में बचेगा 190 बच्चा, तो यहाँ पे 190 प्लस में है, यहाँ भी 190 प्लस में है, अब यहाँ से गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस में थोड़ा सा अगर होता है तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो चलो अब यहाँ पे 10t स्क्वायर, अब यहाँ पे 190 पॉजिटिव है, इसमें से अगर चला गया तो बचेगा माइनस 10t स्क्वायर, अब यहाँ बचेगा माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 10 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस t, अच्छा यहाँ भी t स्क्वायर कैसे आ गया यार, इतना कैसे, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 10t स्क्वायर माइनस 10t, 190 माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 200। चलो यहाँ पे अगर 10 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या कितना बचेगा t स्क्वायर माइनस t माइनस बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमने 2 को 10 से करें तो 20 होगा, मतलब 20 रखना पड़ेगा यार, क्या हो रहा है कैलकुलेशन। इसको लेकर करेंसी करेंगे तो यहाँ बचेगा t स्क्वायर माइनस t और माइनस 20, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में। अब इसको आप फैक्टराइज करो, अब इसको आप बच्चा फैक्टराइज करो, ठीक है। यहां तक देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब इतना रहने दो। अब देखो यहाँ पे आप देखना और कमेंट करना कहां पे गलती हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अगर इसको फैक्टराइज अगर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 5t अब प्लस में 4t, तब ना 5 4 20 हो जाएगा, तो 4t अब माइनस में हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे अगर t लेता हूं तो t माइनस 5 अब फिर हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लेके आ जाओ तो t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो t के वैल्यू हो जाएगा एगो 5, और दूसरा यहाँ पे अगर बात करें तो t प्लस यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 0, तो एगो t के वैल्यू हो जाएगा माइनस 4, तो पता ही है टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, मतलब हो जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो पुलिस है वो आफ्टर 5 मिनट के बाद, मतलब ये 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो t का जो वैल्यू निकलेगा बच्चों को क्या हो जाएगा 5, तो 5 मिनट के बाद क्या करेगा पुलिस उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मतलब मुझे मीडियन निकालना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहें तो एक्स वाई मिसिंग है, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 100, तो ये मैंने लिख लिया। क्या है ना बच्चा, मीडियन बनाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब CF। तो यहाँ पे आपको ये CF निकालने होंगे, तो कैसे निकालते हैं, ये 2 है तो 2 ऐसे लिखो, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा, फिर 7 प्लस x को, अच्छा यहाँ पर 2 का 2 रहा, और 2 प्लस यहाँ पे देखो पहला में 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस x, इसको और जोड़ेंगे 7 प्लस x में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस x। अब 19 प्लस x में अगर 17 को अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 36
प्लस में हो जाएगा x। 36 में अगर 20 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x। ठीक है, अब 56 प्लस x में अगर y जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 56 प्लस x, अब प्लस में हो जाएगा y। अब इसमें अगर 9 अगर जोड़ लेते हैं बच्चा तो हो जाएगा 65, अब प्लस में x प्लस में y। अब 65 में अगर मान लीजिए 7 अगर जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा, तो बनेगा आपका 72, तो 12 तो 72, अब प्लस में हो जाएगा x प्लस y। इसमें 4 और जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 76, अब प्लस में हो जाएगा x प्लस y। अब क्या होता है ना बच्चा, यहाँ पे जो सम होता है ये इसके सम के बराबर होता है, ऐसे जो जोड़ते हैं इस फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर होता है, ये आपको भली भांति मालूम है। लेकिन बच्चा अगर आप मीडियन अगर निकाल रहे हो तो मीडियन निकालने के लिए आपको पहली बात फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 माइनस CF, अब बाई में पहले तो लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ 2, अब यहाँ होता है प्लस लोअर लिमिट, अब बाय में होता है f और इनटू होता है h। ठीक है, ये होता है आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया गया है। तो बच्चों अगर मिसिंग वाला अगर होता है, फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग वाला होता है ना, तो यहाँ पे n/2 करके नहीं निकालते हैं। आप चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 525 लिखा हुआ है। तब जब अगर मिसिंग वाला अगर होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्लास इंटरवल को मतलब क्लास में जाके चेक करते हैं। तो बताओ 525 किस में आएगा, देखो 300 से 400 में 525 नहीं आएगा, 4 से 5 आएगा नहीं आएगा, 500 से 600 में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये रहा आपका टारगेट, ये आपका टारगेट रहा, क्योंकि 500 से 600 के बीच में ही आएगा क्या, 525 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, टारगेट जब हुआ ना बच्चा, तो ये जो हम येलो कलर से कर रहे हैं इसको कहना पड़ता है CF, ये हो जाएगा CF। ठीक है, और ये जो होगा इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसका अब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब चूंकि मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग, तो मिसिंग अगर दिया हुआ है तो मीडियन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 525, तो यहाँ पे लिख लो 525। लोअर लिमिट कितना माना जाएगा, इसको 500 को क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, ये हो जाता है लोअर लिमिट जो कि 500 है, तो यहाँ पे लिख लो 500। ठीक है, प्लस n कितना होगा, ये जो टोटल होता है ना यही क्या होता है, n होता है। जो टोटल n कितना है 100, तो 100 यहाँ पे तो लिखबे करेंगे। ठीक है, 100 तो हम लोग लिखबे करेंगे, तो 100 बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस CF मैंने बोला इसके प्रेसिडिंग वैल्यू, CF का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रेसिडिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट लेना पड़ेगा 36 प्लस में हो जाएगा x। ठीक है, और बाई में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चा उसी क्लास का, तो 20, और यहाँ पे इसके क्लास साइज 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं, कितना का यहाँ पे क्लास साइज होगा 100 का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100। ठीक है, चलो अब इसको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो 525 माइनस 500 ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पे कटा देंगे तो हो जाएगा 50, तो 50 माइनस 36 अब प्लस में x, इसको इससे कटा देंगे तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूं कैलकुलेशन। 525 में से अगर 500 गया तो कितना बचेगा बच्चा 25, 50 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इसके ब्रैकेट से निकाल सकते हैं, तो 6 पंच यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, 5 3 15 3 18, 180, अब प्लस में हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या करना होगा, अब इसका पूरे कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा 50 में से माइनस 180 गया तो बचेगा माइनस 130, अब माइनस हो जाएगा 5x। चलो ठीक है, अब इसको अगर इस तरफ लेके आते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस है, तो माइनस वाली बात तो होता नहीं है, तो माइनस 36 प्लस x है, माइनस करना होता है CF, ये भी ठीक है। अब ये बचा आपका कितना 525, 520 में से 500 चला गया तो ठीक तो है, 25 बचेगा, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 25, ये सब बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पे इसको अगर इस तरफ लेके आते हैं बच्चा तो 25 अब प्लस में हो जाएगा 130, ये भी ठीक है। लेकिन ये माइनस में क्यों आया? माइनस में इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x से प्लस प्लस माइनस सर करेंगे तो माइनस में ही चला जाएगा। x का वैल्यू मुझे माइनस नजर आ रहा है जी, माइनस में फ्रिक्वेंसी कैसे चला जाएगा? नंबर ऑफ इंसान, यहाँ पे कोई भी अगर चीज अगर दिया काउंटिंग में तो माइनस में तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, माइनस में तो नहीं जाना चाहिए। 100 दिया हुआ है उसके हिसाब से, तब इसको अगर जोड़ते हैं तो 155 हो जाएगा, तो नेगेटिव वाले चीज को इग्नोर करना पड़ेगा तभी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू तो मैंने सही लिया है। मीडियन n/2 करना है तो हो जाएगा 100, तो 50 हुआ। अब CF जो है, CF होता है 36 प्लस x, प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। अब अगर 5 से 25, ठीक है, ये भी ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हैं आप तो 5 से गुना करना पड़ेगा ना भाई, इसको किया तो 50, तो 50 आप लिखे यहाँ पे ये, अब इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 यहाँ लिखो या चाहे वहाँ लिखो, लेकिन ब्रैकेट जब ये ओपन होगा तो माइनस से करेंगे तो -36, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 अगर मान लीजिए 5 यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 180 हो गया। फिर माइनस से प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 5 इस तरीके से हो जाएगा। चलो अब अपना देख लेना यहाँ पे, अब इसको जोड़ लेते हैं। अब ऐड करने पे अगर देखा जाए तो 25 अब प्लस में 25 अब प्लस में कितना आ जाएगा? 130, तो 155 हो जा रहा है, तो 155 तो लिखवे करेंगे। ये -5x, ये वाला नेगेटिव वाला है ना, मुझे लग रहा है नहीं आना चाहिए। तो 155 को अगर मैं 5 से अगर डिवाइड करूं तो कितना होगा? 155 डिवाइडेड बाई 5, तो लगभग में आ जा रहा है 31। तो x के वैल्यू लगभग में 31 आ जा रहा है। लेकिन बच्चा आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ नेगेटिव के हिसाब से आ रहा है, लेकिन मुझे नेगेटिव के हिसाब से, अच्छा y का भी निकालना है, तो y निकालने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया। अब y निकालना है तो देखो अब क्या करना है, इसका सम जो दिया गया वो कितना दिया हुआ है, इसका अगर सम की अगर बात करें तो दिया हुआ है 76 प्लस यहाँ पे x प्लस y, इसका टोटल सम कितना है? 100। तो आप 76 प्लस x वैल्यू कितना निकाल के हैं? चलो पॉजिटिव में लेते हैं, 31 प्लस y इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे y का भी वैल्यू अगर देखें तो नेगेटिव में नजर आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव इसको जोड़ ले, 6 3 9, तो -9 अब 7 3 10, ठीक है, तो 6, अच्छा 6 1 7, तो 7 लिखो, और 7 3 10, 107 माइनस ये क्या? तो 107 नेगेटिव, तो y का वैल्यू अगर देख रहे हैं बच्चा तो ये भी माइनस दिख रहा है। मतलब नेगेटिव को क्या करना है? इग्नोर करना है, नेगेटिव वाले चीज को इग्नोर करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो x का जो वैल्यू होगा वो 31 होगा और y का जो होगा वो 7 होगा, नेगेटिव छोड़ देना है। तो बाकी बात तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने सारी चीज सही तरीके से लिया है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही करना होगा। फॉर्मूला यही होता है, लोअर लिमिट n/2 माइनस CF, और f फ्रीक्वेंसी मैंने 20 लिया, 20 को उससे काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रेसिडिंग लेना पड़ता है, ये भी सही है, 9 7 16 2 1 3 36, ठीक है। अब इसको यही बनाना, ठीक है ना, इसी तरीके से बनाना, क्वेश्चन मेरा सही है। बाकी आप लोग बना के देखना यहाँ पे कितना आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका है 8। लिखा यहाँ पे देर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 10th। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला गया क्लास 10th में, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स है बच्चा? कितने स्टूडेंट है? तो लिखा हुआ है 96, तो चलो 96। और क्लास 9th में अगर बात करें तो क्लास 9th में लिखा हुआ है, 9th में लिखा हुआ है जो स्टूडेंट्स है वो कितना है? तो है बच्चा देर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 10th, 104 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 104, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9th का? तो 96। चलो ये ठीक है। अब बोला गया बच्चा यहाँ पे जे इन हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट आर एबल टू इवनली स्टेट पैरेलल टू रो इज द नो टू एडजेसेंट रो ऑफ द सेम क्लास, तो फाइंड द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है? HCF, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फाइंड करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे टेक HCF, ठीक है ना, टेक HCF ऑफ 104 एंड 96। तो आप लोग बताओ इसका HCF कितना निकल के आएगा? इसको प्राइम फैक्टर मेथड से अगर बनाते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हो, 104, सो टेकिंग ऑफ HCF, टेकिंग ऑफ HCF अगर देखें तो कितना आएगा? टेकिंग ऑफ HCF, टेकिंग ऑफ HCF, टेकिंग ऑफ HCF नंबर, टेकिंग ऑफ HCF नंबर कौन सा है? 104
एंड 96। तो कितना आएगा भाई, 8 से अगर देखते हैं काट गए तो 12 8 जा 96, 8 13 8 जा, ठीक है। इसका एचसीएफ जो होगा बच्चा हाईएस्ट तो मुझे लग रहा है 80 होगा, आप लोग निकाल के बताना। 104 और 96 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग में 13 8 जा 104 और 26 को काटते 12 8 जा 96 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, यही होगा। तो मैक्सिमम कितना रूम हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा सेकंड के लिए, ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट में तो मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रूम्स होंगे, रूम्स पूल है ना, वो हो जाएगा कितना, सीट अरेंजमेंट के हिसाब से 8 हो जाएगा, आप चेक कर लेना। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो 9th का टोटल बचा कितने बचा, 96। तो 96 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा बच्चा 9th का 12 हो जाएगा। वही अगर निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो 10th के लिए, ये तो 9th के लिए हुआ, 10th के लिए कितना है टोटल 104 है, और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 13 8 जा होता है, इसके लिए कितना हो जाएगा 13। यही होगा क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेना है, मैक्सिमम और मिनिमम के साथ पूछ नहीं रहा पे, नंबर ऑफ क्लासेस के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। तो यहाँ पे एक सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर की दूरी पे है, तो 100 मतलब इसका हाइट है 100 मीटर, क्या बोला गया इसके हाइट दिया गया, ये लिखा ना, एज एबव ऑब्जर्व द फ्लोइंग टॉप 100 मीटर हाई लाइट हाउस। तो 100 मीटर का यहाँ पे लाइट हाउस दिया गया फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के यहाँ पे आ रहा है दो गो शिप, तो एक मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री बना के आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल पता ही होगा, इसको आप चाहो तो ए बी यहाँ पे मान लो, और इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, यहाँ तक में, ठीक है। अब एगो बोला गया 30 डिग्री, अब फिर बोला यहाँ पे the sea level and the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree on ship is exactly behind। तो मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा और इसका पूरा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे, तो मतलब यहाँ पे एगो ना हुआ, ठीक है, एक यहाँ पे शिप है R पे पॉइंट पे, और एगो मान लेते हैं यहाँ पे M पॉइंट पे शिप्स है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो एगो शिप यहाँ है, यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब ये x निकालना होगा, ठीक है। ये कितना है, इसका हाइट कितना दिया है 100 दिया गया, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, इतना इंफॉर्मेशन हो गया, सीधा डिस्टेंस निकालते, पता चल गया आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे आओ, लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, सबसे पहली बात ट्राइंगल आप ले लो यहाँ पे PQM का ही ले लो, ठीक है। तो PQM में जब आते बचा तो यहाँ पे tan 45 डिग्री ले लो, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो P/B, तो P कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और P/B तो B कितना हो जाएगा QM, तो यहाँ पे QM लिख लो। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 100, अब में हो जाएगा यहाँ पे QM, तो QM का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 100, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल आते हैं PQR में, तो जैसे ही अगर ट्राइंगल PQR में आते हैं बच्चा, तो फिर से यहाँ पे आप tan ही लो। अब tan कितना डिग्री 30 डिग्री, अब P तो बनेगा आपका 100 ही बनेगा। अब B में क्या हो जाएगा यहाँ पे QM, अब प्लस में हमने x माना जो कि x निकालना है, तो x tan 30 वैल्यू कितना होता है बच्चा 1/√3, तो 1/√3, 100 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा QM का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल्स टू 100√3। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 100√3, अब माइनस हो जाएगा 100, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा, आप कमेंट में करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि मुझे निकालना है सिर्फ डिस्टेंस। तो x इक्वल टू अगर 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √3 - 1, और बोला कि आपको
रूट का भी वैल्यू लेना है, मतलब ये पूरे तरीके से चाहता है रिड्यूस करके बनाए। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा, मैं तो यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। एक्स आपको क्या करना होगा, ये जो √3 की वैल्यू है ना 1.732, आप यहाँ पर रख लेना, इसको घटा लेना, तो घटने के बाद कितना बचेगा 732 और 732 से आप 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल से बोला गया था क्वेश्चन एंगुलर डिप्रेशन के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्रूव दैट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चा, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये बहुत ही बार आया है, और ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना और समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। चलो कहाँ शुरू किया जाए, तो यहीं शुरू करते हैं। लिखा यहाँ पे है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो LHS के हिसाब से चलते हैं। तो LHS के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, 1 + cot A + tan A, ऐसे करके लिखा हुआ है। और फिर लिखा यहाँ पे sin A - cos A, ये है आपका LHS, मतलब यहां से यहां तक का, ठीक है। अब उतना मुझे दिखाना है, वो तो RHS में आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया ना। ये जो दिया गया बच्चा यहाँ जो दिख रहा है, ये है LHS, यहाँ इतना तक, तो मैंने लिख लिया, और ये है आपका RHS, है ना। तो इसको भी दिखाएंगे, लेकिन पहले LHS को ले लेते हैं, मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनने वाला है। 1 + cot को क्या लिख सकते हैं, cos A / sin A लिख सकते हैं, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं बच्चा, sin A अब बाय में cos A। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin A माइनस हो जाएगा cos A, ये भी ठीक है। अब क्या करो बच्चे, यहाँ पे cos और sin का फ्रैक्शन सॉल्व करो, तो यहाँ पे हो जाएगा sin A और फिर यहाँ पे हो जाएगा cos, ऐसे करके लिखा। अब इसी एलसीएम हुआ, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो कितना बचेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sin A, फिर यहाँ हो जाएगा cos A प्लस, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो sin A या cos A, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, बच्चा cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A प्लस, अब यहाँ पे sin और cos है, तो sin cos को अगर cos से डिवाइड करेंगे तो बचेगा sin, और sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका sin A माइनस cos A, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या है ना बच्चा, अब इसको थोड़ा सा अगर ऐसे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से लेकर यहां तक अगर आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो A - B और फिर होता है A² प्लस में AB और प्लस में होता है B²। तो ये जो दिख रहा है ऊपर में ये वाला, यहां से वहां तक आप देखिए, तो इसी के फॉर्मूला पे कंपेयर हो रहा है, मतलब आपको जो देखना है यहां से देखना है। ये देखिए A - B, इसको मान लीजिए A - B, फिर यहाँ पे A², थोड़ा इसको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ये A², ये B² और फिर A × B नजर आ रहा है। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सीधा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक लाइन और होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सीधा ऐसे करके लिख लूं तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं sin³, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं, sin का क्यूब A माइनस cos का क्यूब A, और बाय में लिख लेते हैं यहाँ पे sin A और cos A। कोई दिक्कत, अगर ये इसको लिखे, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो यही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के फॉर्मूला पे एक्सपैंड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin का क्यूब माइनस cos का क्यूब, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा। अब लिखने के बाद उसको मैंने एक आइडेंटिटी पे यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो ये इसको तो मैंने इसके, ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चा, डिवाइडेड by both
डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे करना चाहते हैं साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए और डॉट मतलब मल्टीप्लाई कॉस क्यूब ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। सिंपल से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, अब ये दोनों को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन क्यूब ए। अगर इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे बचा साइन, साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब ए और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस, कॉस कॉस कॉस। अगर कॉस यहाँ पे अगर दोनों से डिवाइड अगर करेंगे तो मुझे किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। ठीक है ना, तो स्क्वायर में तो चाहिए, चलो ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉस क्यूब ए ऊपर में है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, ऊपर में तो ये कॉस क्यूब तो रहबे करेगा। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो साइन क्यूब ए और फिर डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस क्यूब ए से, ऐसे कर रहे हैं, है कि नहीं है। अब बाय, बाय में यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए को भी मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, इसी से, किससे, तो साइन क्यूब ए से और कॉस क्यूब ए को। उसके बाद यहाँ पे इंटू है तो इंटू ये रहेगा, इंटू कर देते हैं, चलो इंटू कर देते हैं। फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस को भी अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं यहाँ पे साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखता हूं आता है कि नहीं आता है। अब देखो बच्चा, इस साइन क्यूब से ये साइन क्यूब कैंसिल, तो 1 बाय क्या बचा, कॉस, तो 1 बाय कॉस जो बचा, तो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, ये यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक क्यूब का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक क्यूब माइनस। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाए, बचा यहाँ पे 1 माइनस साइन क्यूब, साइन को आप क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक, तो यहाँ पे लिख दिया आपने कॉसेक क्यूब ए लिखा बाय। अब यहाँ देखो साइन से, अब यहाँ पे साइन से अगर आप इसको कैंसिल किया तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर भी, अगर यहां पर भी देखा जाए कॉस से इसको कैंसिल किया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन नीचे में यहाँ पे साइन स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर क्यूब इस तरीके से बच रहा है। नीचे में बचना चाहिए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ये तो पूरे तरीके से कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरे तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो जाए, ये ऊपर वाला तो ठीक है नजर आ गया, लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो साइन ए कॉस ए है, क्या और कुछ है, नहीं। अब साइन ए, तो साइन ए और कॉस ए इसको अगर डिवाइड करें, अच्छा ये दोनों होगा, यहाँ पे ये इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे कॉस तो छोड़ ही दिए, यहाँ देखो साइन ए और कॉस ए है ना, तो यहाँ पे कॉस ए भी होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए भी लिखाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर जो ये दिख रहा है ये तो पूरा में, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इस पूरे में डिवाइड करना है इससे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन को डिवाइड कर लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखो इस साइन से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, एक साइन स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ पे इस कॉस से आप इसको डिवाइड करो तो एक कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा, ये ऊपर में कैंसिल हो चुका, ऊपर में सब का सब कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है 1 बाय साइन ए और कॉस ए। ठीक है, इसको आप फिर से देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये अटपटा हो गया है, ये पूरे तरीके से अटपटा हो गया है, यहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने इसको साइन क्यूब और कॉस क्यूब से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे साइन ए और फिर लिखा है यहाँ पे कॉस ए, ये न हुआ आपका डिनोमिनेटर, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से, ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो
अगर इसे डिवाइड करें तो cos a से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर a बचेगा। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर a बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ऊपर नीचे वाला ऊपर वाला मैंने काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1/cos a, तो यहाँ लिखो 1/cos क्यूब a माइनस 1/sin क्यूब a। अब बाय में यहाँ पे बचा हुआ है 1/sin स्क्वायर a, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा। और यहाँ पे बचा हुआ है cos स्क्वायर a, ऐसे करके बचा हुआ है ना। अब देखो अब सही है। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, ये सब तो ठीक है, यहाँ से यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं जी कितना आ रहा है। देखो अब 1/cosec क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक क्यूब लिख सकते हैं। और इसको साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक क्यूब लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हुआ। अब नीचे आते हैं तो 1/sin, तो 1/sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सेक स्क्वायर a। यही चाहिए था, यही मिल गया, यही रहा आपका RHS, ठीक है। तो बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते हैं, हाँ सिंपल ही है, यहाँ बस कंफ्यूजन हो गया था डिवाइड के लिए। तो आप इसको देख लेना। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लिया और इसको हमने फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर लिया, फॉर्मूला से कंपेयर कर लिया, ये आया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका अपनाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सबको क्या किया, साइन क्यूब इनटू कॉस क्यूब से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। ये रहा न्यूमरेटर, यह डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दिए, उससे ये मेरे को मिल गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12 नंबर, तो बोला कि यहाँ पे 11 नंबर बना, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, 11 नंबर। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो, क्योंकि लंबा सा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग पहले से ही बना लिए, ठीक है ना। पहले से ही आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो, जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 + √3/5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, आप पहले से जानते, इसीलिए मैंने सोचा इसको फटाफट जो इस तरीके से लिख दे पहले से ही, ताकि वीडियो जो लंबा ना बने और सिर्फ समझा दो। जैसे कि मालूम है, इसको मैंने क्या मान लिया, ये एक आपका रैशनल नंबर है, और जैसे ये रैशनल नंबर माना है तो ये a/b के फॉर्म में होगा। बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको क्या किया, √3 के बराबर में लेके गया। हम लोग को ये पता होना चाहिए √3 जो होता है वो पहले से लिखा हुआ है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो सपोज किए हैं वो हम लोग का सपोजिशन क्या है, गलत है। हम लोग का सपोजिशन जो एजम्पशन जो लिए हैं वहां पे वो गलत है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया है, ठीक है। बाकी बात ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगा जिसको एक एक करके समझे, आप लोग अच्छे तरीके से इसको मालूम होगा, और नहीं होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। इसमें बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू द corresponding side PQR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या करना है, सिमिलर करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लो, एक ये ट्रायंगल, तो चलो इस ट्रायंगल को मान लेते हैं A है, B है और C है, और इसमें एक मीडियन है, वो है उस मीडियन का नाम D मीडियन, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमने और लिया, इसका ट्रायंगल का नाम है PQR, ये भी मैंने लिया। अब इसमें एक मीडियन है, इसका नाम है M। जैसे कि मालूम है जब मीडियन क्या करता है, अपोजिट वाला जो साइड होता है ना उसको इक्वल डिवाइड कर देता है, ठीक है, मतलब BD = DC हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ बच्चा जो गिवन के हिसाब से उसको लेके तो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन जो दिया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लिखा यहाँ पे AB का जो प्रोपोर्शनल्स है वो BQ है, और उसके बाद BC का जो प्रोपोर्शनल्स है वो QR है, ठीक है। और मीडियन जो दिया, मीडियन का प्रोपोर्शनल्स बोला गया, AD का जो प्रोपोर्शनल्स है वो PM है, ऐसा आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग में साइड PQR और प्रोपोर्शनल लिखा हुआ, मीडियन का प्रोपोर्शनल, इसी वजह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद चलो इसको आप प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ तो आपको पता ही है, ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल में आपको
ए बी सी को करना है सिमिलर ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, ये करना है। तो ये आपको करना है सिमिलर, लेकिन उससे पहले ये तो गिवन हो गया, फिगर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं बच्चा ट्रायंगल। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जो दिया गया है ए बी, अब बाय में लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी, अब बाय में लिखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों लिखेंगे हाफ, मीडियन की वजह से। क्यों लिखेंगे बच्चा, मीडियन की वजह से लिखेंगे। एडी बाय में हो जाएगा पी एम, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो जो एडी एंड पी एम इज मीडियन। ये आपका क्या है, मीडियन, ठीक है। इसी वजह से ऐसा मैंने हाफ किया। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को हाफ कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, अब बाय में हो जाएगा पी क्यू इक्वल, अच्छा हाफ अगर करते हैं बीसी का तो क्या हो जाएगा बी डी, तो यहाँ पे लिख दो बी डी। अब बाय में क्या हो जाएगा तो क्यू एम, तो यहाँ पे लिख दो क्यू एम, अब इक्वल हो जाएगा ए डी, अब बाय में हो जाएगा पी एम। ये साइड पर प्रोसेस हो गया। तो देयरफॉर बच्चा यहाँ पे जो ट्राइंगल आपको इसमें से कंसिडर कीजिएगा, ट्राइंगल अगर मान लीजिए इन ट्राइंगल आते हैं तो ट्राइंगल, सो ट्राइंगल सीधा लिख देते हैं, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम का, होगा या नहीं होगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम का, लेकिन किससे हो जाएगा तो ट्रिपल एस से हो जाएगा, हाँ या ना। देखो ये साइड बराबर में ये साइड है, ये बराबर है मीडियन की वजह से, और ये इक्वल पर पोस्ट मतलब ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से हो जाएगा। एंड नाउ हेंस यहाँ पे थस करके लिख दो, थस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू को आप कर लो इसमें CPST से लिख दो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की वजह से एंगल जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, नाउ इन ट्रायंगल आप जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करना है, एबीसी पे आओ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल आओ PQR पे, इस पे आओ। तो देखो बच्चा सबसे पहले तो ए बी, तो ये तो साइड दिया हुआ है, ए बी का जो प्रोपोर्शनल्स है वो PQ तो दिया हुआ है, और यहाँ पे मीडियन की वजह से मतलब ये साइड भी दिया हुआ, BC जो प्रोपोर्शनल्स होगा वो QR का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, चलो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू का है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूव एज द एबव, ठीक है, प्रूव एज द एबव। आप पहले ही आप प्रूफ कर चुके हो CPCT से, CPST से कर चुके हो ना, यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप कर चुके हो, तो यहाँ पे इसको उठाकर रख दो, ठीक है। अब रखने के बाद आपको 3 चीज चाहिए था, 3 चीज आपको मिल चुका है। अब जब 3 चीज अगर थिंग्स यहाँ पे अगर मिल गया है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल। आपको 3 चीज देखो क्या क्या है, 3 चीज क्या है, तो 2 साइड है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 साइड हो गया और एक एंगल हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, PQR का, लेकिन किससे, तो बाय साइड एंगल साइड से, 2 साइड की वजह से और एक एंगल वजह से। 2 साइड, एक ये साइड है एक ये साइड, तो 2 साइड हुआ और एक एंगल, मतलब यहाँ पे इस तरीके से हुआ, तो साइड एंगल साइड से हो गया आपका ट्रायंगल प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका 12, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर 12 सॉरी 13, ये क्वेश्चंस कौन सा था भाई, 12 था, 13 यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चंस, 2 people आर 16 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए स्ट्रेट रोड, तो मतलब ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। अब बोला कि दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विथ डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 2 hours, ठीक है। Had they walk in the same direction with the same speed before they would be have meet in 8 hours. Find their walking speed. ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या करो, इसको 2 पार्ट में बनाओ। जैसे मान लो यहाँ पे टूवर्ड्स स्पीड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टूवर्ड्स अगर कर रहा है, ठीक है, तो टूवर्ड्स में अगर जाते हैं टूवर्ड्स स्पीड के हिसाब से, तो देखो ए का स्पीड यहाँ पे देखो, पहले मान लो स्पीड जो है ना ए का मान लो x है और y, अच्छा ए और
बी यहाँ पे क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया 2 पर्सन है, 2 पर्सन है ना, 2 पीपल है कि नहीं है। अब जब 2 पीपल है तो मान लो यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है, अगर टूवर्ड्स अगर स्पीड हो रहा है, लिखा हुआ यहाँ पे वॉक अगर कर रहा है टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो अगर टूवर्ड्स अगर ईच अदर के हिसाब से अगर आते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पे मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। तो अगर टूवर्ड्स अगर जा रहा है तो मान के चलिए अगर स्पीड अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए का स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर स्पीड इस तरीके से अगर ए का हुआ, अच्छा बी का स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो 2 पीपल आर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लिखा हुआ 60 किलोमीटर एंड स्ट्रेट अवे, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो इस हिसाब से बच्चा अगर डिस्टेंस अगर है तो देखो क्या है ना, यहाँ पे अगर जब भी अगर 2 आवर्स की बात किया जाता है ना, 2 आवर्स में क्या लगता है टोटल डिस्टेंस जो होगा। अब देखो ये कितना स्पीड x है, टाइम कितना है 2, तो टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे y का स्पीड क्या है, सॉरी b का स्पीड क्या है y को 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2y। अगर 2 वाट्स में अगर होगा ना तो हमेशा क्या कर लेना, प्लस कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे कॉमन ले लेना और 2 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 16, इसको कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में 8, एक ये हो जाएगा इक्वेशंस, ठीक है। अब वही अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है जब सेम डायरेक्शंस में होगा, लिखा हुआ है ना सेम डायरेक्शंस, तो यही बना देते हैं। तो सेम डायरेक्शंस के लिए अगर बात कर लीजिए जैसे ए है और ये बी, तो आप इसी डायरेक्शंस में अगर जाता है ऐसे करके तो क्या हो जाता है नेगेटिव में। तो डिस्टेंस तो कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही होगा 16 ही होगा। आप जैसे इसके अगर स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड अगर मान के चलिए ए का स्पीड आपने कितना मान के रखा है, x किलोमीटर पर आवर निकल के रखा है, तो x किलोमीटर पर आवर। अब b की अगर बात करें तो b का कितना हो जाएगा, तो y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर देखें तो टाइम कितना दिया हुआ है, तो 8 आवर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस तो सॉलिड ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो स्पीड के हिसाब से तो टाइम, अच्छा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ टाइम दिया हुआ 8 और स्पीड दिया हुआ x, तो a का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 8 इंटू अगर x करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और y का जो डिस्टेंस होगा, y तो आपका स्पीड है और टाइम कितना है 8, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8y। अब यहाँ पे 8 कॉमन, अच्छा माइनस होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। क्यों प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शंस में है, और जब सेम डायरेक्शंस में होता है ना बच्चा तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। अगर 2 वर्ड्स में अगर रहा, ठीक है ना, तो 2 वर्ड्स में अगर रहता है तो यहाँ पे हो जाता है प्लस। मतलब अगर इस तरीके से अगर रहा, जैसे एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन, ये भी उसी तरफ जा रहा है और ये भी अगर उसी तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 8 कॉमन ले लो और बचेगा x माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 16, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना बचेगा 2। तो थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई हो जाएगा। तो ऐसे कर इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अब आपको जिस मेथड से बनाना है बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जब टूवर्ड्स अगर ईच अदर होता है तो प्लस होता है और अगर सेम डायरेक्शंस में अगर होगा तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ लिखते हैं बच्चा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसका काट दे तो 8 हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 8 किए तो इसको 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको मैं कर लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है ना, सबट्रैक्ट करोगे तो वैसे भी चला जाएगा, लेकिन ऐड ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में इसको क्या कर रहा हूँ ऐड, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा 10, इसको कैंसिल कर लेंगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पे x जो किसको माने थे ए वाले का, तो ए का स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और वही अगर मान लीजिए आप निकालते हो y के लिए तो 8 रखो, अब x का सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर यहाँ पे 5 प्लस हो जाएगा y इक्वल्स टू 8, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y का आंसर हो जाएगा यहाँ पे
3। ठीक है, तो स्पीड जो होगा लिखा है फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 5 किलोमीटर पर आवर x का, तो x मतलब यहाँ पे a, ठीक है, और यहाँ पे y इसका हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो जाएगा ये b, तो b का स्पीड इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13 या 13 नंबर। ठीक है बच्चा, अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14th का। 14th नंबर लिखा है इफ -4 इज अ रूट, चलो इसको भी देख लेते हैं, ऐसे करके रखो यार। यहां पे अगर सॉल्व करते हैं तो बोला गया इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस का, तो यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माई प्लस 2x, अब प्लस में हो जाएगा 4p इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये रूट्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर ये रूट्स अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखो, ये जो है ना रूट्स दिया हुआ है x के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब x के हिसाब से अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे -4 रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर -4 अगर रख रहे हैं तो देखो क्या करना होगा, x के जगह पे -4, तो -4 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा +2 -4 प्लस बनेगा 4p इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा 4 चौका 16 -8, अब प्लस बनेगा 4p इक्वल्स टू 0, तो बनेगा 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0, तो 4p इक्वल्स टू ये +8 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, इसको कैंसिल कर लेंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा p का वैल्यू -2। अब यहाँ पे होने के बाद आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है k की वैल्यू निकालने के लिए, आप देखो अब यहाँ से सीधा इधर आ जाओ, अब आ जाओ इस इक्वेशंस पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस px, फिर लिखा यहाँ पे 1 प्लस 3k, ठीक है, इससे k का वैल्यू निकालना है, +7, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस में 2k और इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करना बचा, ये जो p की वैल्यू है ना इस पे रख दो, तो p की वैल्यू जैसी अगर इस पे रखते हो तो ये तो x का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस p की जगह पे आ जाएगा -2, तो -2 रखो, फिर यहाँ पे ये x रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 3k प्लस 7 और यहाँ पे 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0, ये भी रहेगा। इसको अगर आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई अगर करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस से बनेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस के हिसाब से है, अब यहाँ पे -2 लगा दो, लेकिन यहाँ पे लिखो 1 प्लस 3k और x इधर लेकर आ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 और फिर लिख दो 3, अब प्लस में लिख दो 2k इक्वल्स टू क्या है 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो इक्वल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स अगर लिखा हुआ इक्वल है तो d बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे d इक्वल्स टू 0, जो कि ये आपका दिया हुआ है गिवन, जहाँ इक्वल रूट्स अगर होता है तो क्या होता है d बराबर में 0। तो अब d का फॉर्मूला मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे बचा अगर b का बात करें तो b हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव के साथ -2 और फिर हो जाए, देखिए b यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, अब चाहो तो 3k प्लस 1 भी कर सकते हो, 3k, अब यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो ठीक है, -4 इंटू a, एक जगह पर आ जाएगा 1 इंटू c, तो b स्क्वायर -4a और c, तो c की जगह पर आ जाएगा 7, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 0, जैसे कि d निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छा ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, अगर पूरा लिखेंगे ऐसे करके तो गलती हो जाएगा, इसको इरेज कर लीजिए, और यहाँ पे ऐसे करके दिया हो बी स्क्वायर, तो पूरा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा a के स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9k स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6k, ये तो हो गया, ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर लिया ओपन स्क्वायर करके। ठीक है, अब यहाँ पे 7 चौका हो जाएगा 28, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। चलो ये भी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बचा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद सबको अरेंज करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं।
तो 4 को k से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 1 से 4 हो जाएगा, 9 4 जा हो जाएगा 36 k स्क्वायर हो जाएगा, 6 4 जा हो जाएगा 24 k हो जाएगा, माइनस 84 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 56 k इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे इंप्लाइड का साइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे 36 k स्क्वायर 24 और 56 माइनस किया जाए तो कितना बच रहा है? तो यहाँ पे 56 माइनस 24 तो माइनस हो जा रहा है 32 के। चलो ये भी ठीक है। अब 84 में से अगर 4 को अगर माइनस कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे कितना कॉमन लिया जाए जो कि ये पूरे तरीके से कैंसिल हो जाना चाहिए और इसका फैक्टराइज हो जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको यही करना है, इसके आगे आप लोग इसको फैक्टराइज कर लेना और बताना कमेंट में कि कितना इसका आंसर आ रहा है। बस बनाना आपको इसी तरीके से, पहले पीक वैल्यू निकाल लेना है और पीक वैल्यू निकालने के बाद ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन वैल्यू पुट कर लेना और जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको लगा देना। मतलब यहाँ पे बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये -2 के साथ है ना 1 + 3k हो जाएगा और बाकी बात ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सी का, रख देना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंबा वीडियो बन रहा है भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन से बोला गया द रेशियो ऑफ द 11th टर्म्स टू बी 18th टर्म एंड एपी, ये दिया हुआ। ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। तो बच्चा यहाँ पे बोला गया द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एपी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, द 11th टर्म टू द 18th टर्म, तो ए 18th इसका रेशियो जो दिया गया टर्म के हिसाब से दिया है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो पहले तो इसको लिखो, ए 11th टर्म की बात करें, 11 टर्म का और 18 टर्म का। 11 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस ए घटा के लिख सकते हो 10 और 18 को कैसे लिख सकते हो? a प्लस ए घटा के लिख सकते हो 17d इक्वल हो जाएगा 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। आप जैसे ही इसको अगर लिखे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3a प्लस में हो जाएगा 30d इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a प्लस में हो जाएगा 34d। अब यहाँ पे 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 34d माइनस 30d माइनस कर लेंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4d। मतलब a का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया? 4d। यहां तक बात समझ में आ गया? क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पे जो 11 टर्म से लेकर 18 टर्म के हिसाब से रेशियो दिया हुआ। अब बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। ठीक है। तो रेशियो निकालो। अगर यहाँ पर रेशियो को निकाल रहे हैं तो बोला गया किसका रेशियो? फाइंड द रेशियो 5th टर्म, टर्म की बोला गया तो 5th टर्म तो a5। अब बाय में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21st टर्म का रेशियो। तो चलो ऐसे करके लिखते हैं। अब जैसे ही इसको अगर लिखते हैं ऐसे, तो पहले बताओ बच्चा 5 को कैसे लिख सकते हो? a प्लस 4d और इसको कैसे लिख सकते हो? a प्लस 20d। आपको करना कुछ नहीं है, एक जगह पे देखो, एक जगह पे क्या है? 4d निकला है, यहाँ पे लिख दो 4d, अब प्लस में यहाँ भी लिख दो 4d, फिर यहाँ पे लिखो 4d और यहाँ पे भी लिख दो 20d। मतलब जहां a है वहां उस तरीके से मैंने लिखा है। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8d और इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 24d हो जाएगा। d से d कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24। मतलब यहाँ पे जो रेशियो जो निकल के आया है a5 मतलब 5th टर्म का और 21st टर्म का, वो कितना निकल का है बच्चा? तो 1:3 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म, मतलब आप सम का बोला है। ये बात समझ में आ गया आपको? आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसका रेशियो निकाल दिया। आप बोला गया यहाँ पे सम का, तो क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद सम का निकालते हैं। ठीक है। तो चलो देखो, S5 2 हो जाएगा S21। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? n/2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका सम का अगर निकालें तो S5 लिखा यहाँ पे जो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ 21st टर्म। तो
तो S5, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5/2 फॉर्मूला होता है 2a, तो a चलो a तो लिख देते हैं, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा n की जगह कितना हो जाएगा 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म की बात करें ना, तो 5 - 1 और d, तो d के जगह पे आपका तो d ही रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 21, तो 21/2, फिर यहाँ पे होता है 2a, एक a रहने देते हैं, और 21 - 1 हो जाएगा, और d का d ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे अगर सम निकालते हैं तो 5/2, तो 5/2 तो रहबे करेगा, लेकिन 2 × a की जगह पे कितना लेना है आपको 4d, और 5 में से अगर मान लीजिए 1 गया तो बचेगा 4, आप 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4d, ठीक है। अब यहाँ पे 21, तो 21/2, अब उसके बाद फिर से 2a की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 4d, अब प्लस 21 - 1 कितना हो जाएगा 20, और 20 को d से मल्टीप्लाई करें तो 20d। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इसका अगर रेशियो अगर निकाल रहे हैं सम के हिसाब से, तो 5/2, 4 दूना 8, मतलब 4 8 मतलब 4 2 8 हो जाएगा, और 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 होगा ना, तो 12d, तो 12 को इससे अगर मल्टीप्लाई कर लें 12d, देखो कैसे 4 2 8, और 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसलिए 12d हो गया। अब बाय में यहाँ पे लिखते हैं 21/2 × 8 और 20 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28d, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 6d, और इसको अगर कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 40, मतलब 6 5 जा हो जाएगा 30d। अब बाय में हो जाएगा, अब d से d कैंसिल होगा, d से d तो कैंसिल होबे करेगा। अब यहाँ पे d से d अगर कैंसिल हो ही गया है तो d से देखो नीचे, ऊपर भी d है नीचे भी d है, तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। अब जैसे अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, और 6 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 × हो जाएगा 14, तो बचेगा 294, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके टेबल से कटने वाला है 21 टर्म के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे a बोला गया था 4d, वहां से उठा दिए, d कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, तो यही d हो जाएगा, मतलब d का d, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो फिलहाल के लिए जो मेरा रेशियो आया है 30/94 आ गया 294, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट करता हूँ 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और 294 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाता है 147, अगर इसको 3 से डिवाइड करके देखता हूँ तो हो जाता है 49, अब इसको अगर 3 से डिवाइड करता तो हो जाता है 5, मतलब ये 5:2 कितना हो जा रहा है 49, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको और भी बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि क्या है ना, आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन रहा है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे आपको ये 15 क्वेश्चन जो मैंने बताया है पहले यहाँ तक आप बातें कर ले, फिर आपको जो है ना अगला जो क्वेश्चन है उसका मैं बात कर लूंगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।